नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का क्वेश्चन जो है वह है नागरिक शास्त्र 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। और अब तक हम लोग पढ़ रहे थे बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी। यह टॉपिक इससे हो गया है। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन शुरू होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इनकी प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। यहां शब्द दिया गया है प्रणाली। एक सिस्टम समझना है कि सोवियत प्रणाली क्या है, उसका सिस्टम क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख करना है। तो यहाँ आपको लिखने के लिए क्या लिखना होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सोवियत संघ की प्रणाली में आएगी कि इसकी आर्थिक व्यवस्था, जब प्रणाली पूछा जा रहा था इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो शुरू करते हैं। तो कि सोवियत व्यवस्था का आशय या सोवियत प्रणाली का आशय, उसके सिस्टम का आशय क्या है? उसके सिस्टम का आशय, सोवियत प्रणाली का जो सिस्टम था, उसका जो प्रणाली थी, उसका आशय क्या है? समाजवाद। समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन व्यवस्था से। यहां लिखा गया सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सोवियत का जो सिस्टम है, शासन व्यवस्था जो चलती है, उसके लिए सोवियत संघ के अंतर्गत समाजवादी एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर स्थापित होते हुए एक साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। कैसी व्यवस्था? वहां पर साम्यवादी शासन व्यवस्था। अब देखिए, साम्यवादी अमेरिका या जो पूंजीवादी देश हैं पश्चिम के, वहां की व्यवस्था पूंजीवाद से रिलेटिव है। और सोवियत संघ जो है किस व्यवस्था को अपना रहा है? साम्यवादी शासन व्यवस्था से है। और साम्यवादी शासन व्यवस्था में समाजवाद एवं समता मूलक समाज, वहां साम्यवाद का अर्थ क्या है? यहां साम्यवाद का अर्थ है समाजवाद एवं समता मूलक समाज की स्थापना पर आधारित है। अब यहां चलते हैं कि भाई यहां की व्यवस्था जो है, यहां सोवियत प्रणाली जो है वह किस पे आधारित हो गई? देखिए, साम्यवादी शासन व्यवस्था से है। अब इस व्यवस्था को वर्ष 1917 में रूस की साम्यवादी उत्पत्ति के बाद अपनाया गया। इस व्यवस्था को कब अपनाया गया? देखिए, इस व्यवस्था को 1917 में रूस की साम्यवादी उत्पत्ति के बाद अपनाया गया। 1917 के बाद इसे अपनाया गया। सोवियत संघ बहुराष्ट्रीय राज्य था। यह कैसा राज्य था? बहुराष्ट्रीय राज्य था, एक राष्ट्र नहीं थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्र थे। तो सोवियत संघ जो है बहुराष्ट्रीय राज्य था। अब बहुराष्ट्रीय राष्ट्र के संदर्भ में लिखा जा रहा है जिसमें से 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। 1917 में सोवियत साम्यवाद की उत्पत्ति, जो साम्यवादी व्यवस्था थी, उसे अपनाया जा रहा है। और सोवियत संघ के संदर्भ में करा, सोवियत संघ में बहुराष्ट्रीय राज्य था जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। सोवियत संघ के पास प्रकृत रूप से क्या था? प्राकृतिक गैस थी, बॉक्साइट, लोहा, कोयले के विशाल भंडार थे। सोवियत की संघ की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है। अब राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाएं का जो विवरण दिया रहा है कि उस समय की सोवियत संघ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, तो वहां पर दिखाया जा रहा है सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्थाओं के 3 प्रमुख लक्षण। आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का विवरण दिया जा रहा है कि आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है। तो देखिए, सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था के 3 प्रमुख लक्षण। आर्थिक व्यवस्था के 3 प्रमुख लक्षण कौन है? पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या? समाज। जबकि आप देखेंगे पश्चिम देश, विकसित देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन
आदि देशों की बात अगर कहें, फ्रांस की बात, तो वहां पूंजीवादी व्यवस्था है। पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? समाजवाद है। अब यहाँ आपको यह लिखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद कहा गया है। तुलना थोड़ा सा बता दिया गया है कि भाई यहाँ की व्यवस्थाएं पूंजीवाद है। इन पूंजीवाद व्यवस्थाओं में उद्योग और व्यवसाय निजी हाथों में हैं। जहां जहां पूंजीवादी व्यवस्था होगी बच्चों, वहां वहां पूरी तरह से उद्योग और व्यवसायों पर किसका अधिकार होगा? निजी, प्राइवेट होंगे, निजी संपत्ति के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, निजी हाथों होंगे। उन पर सरकारी नियंत्रण न्यूनतम होगा। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में उद्योगों और व्यवसायों पर निजी का बड़ा रोल होता है। निजी हाथों का, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट का बहुत बड़ा रोल होता है जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, और उन निजी हाथों का सहयोग रहेगा। निजी प्राइवेट सेक्टर काफी ठीक कार्य करें, उस पर सरकार का भाई सरकार का उस पर नियंत्रण है, लेकिन बिल्कुल न्यूनतम रहता है। अब पूंजीवाद की यहां तुलना कर दी। अब देखिए आगे फिर दिखेगा कि परंतु रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 में। स्टालिन, ट्राटस्की, रूसी क्रांति के नेता लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्की आदि समाजवाद में आस्था रखते थे। रूसी क्रांति के नेता चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे ट्राटस्की हो, ये लोग किस पर विश्वास करते थे? समाजवाद में आस्था रखते थे। इसलिए सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण के साधनों, कारखानों, खनिज पदार्थ, भूमि, परिवहन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम किया गया। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था पर यह किसका नियंत्रण था? निजी संस्थाओं का था, निजी प्राइवेट सेक्टरों का था। लेकिन रूसी क्रांति के बाद 1917 में जो उसके लीडर हुए, वो चाहे लेनिन की बात कही जाए, स्टालिन की, चाहे ट्राटस्की की, इन्होंने उत्पादन, वितरण और विनिमय के संसाधनों पर निजी से क्षेत्रों को नहीं, बल्कि इसको सरकारी नियंत्रण में रखा गया। इस पर पूरी तरह से इसका नियंत्रण हो गया राज्य पर। आप देखिए पूंजीवादी और साम्यवाद में कैसे भिन्नता स्थापित की जा रही है। पूंजीवाद पर के अंतर्गत आप देख रहे हैं उत्पादन, वितरण, विनिमय, भूमि संसाधन, जो भी उसके और उपादान है, उस पर निजी सेक्टर में रहने दिया गया, निजी लोगों का हाथ था। जबकि समाजवाद के लाने के बाद उत्पादन, वितरण, विनिमय, भूमि, बैंक आदि पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रखा गया। अर्थात सरकारी नियंत्रण का मतलब राज्य के नियंत्रण में रखा गया। आइए अब अगला देखते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था पर देखा जाए भी जो कौन सा? नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। उद्योगों का तेजी से विकास, उद्योगों के विकास करने के लिए रूस में 1917 में, याद रखिएगा, क्रांति हुई है। 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। क्यों शुरू की गई? क्योंकि उद्योगों का तेजी से क्या हो? विकास हो। इसको ध्यान में रखते हुए 1928 में बच्चों वहां प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पहली नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार यह तय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो। अब यहां देखिए डिफाइन करा, नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार यह तय किसके द्वारा तय किया जाएगा? सरकार के द्वारा। सरकार द्वारा क्या तय किया जाएगा? किन वस्तुओं का उत्पादन हो, कैसे हो और कितना हो। इन वस्तुओं का उत्पादन हो, कैसे हो और कितना हो, इस सब पर
सरकार तय करती है कि कैसे यह नियोजित अर्थव्यवस्था है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन होना चाहिए और वह उत्पादन कैसे हो और कितना हो, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण सरकार के द्वारा तय की जाती है, नियंत्रण कर सरकार तय करती है। बाद में और भी कई योजनाएं बनी, करें ये पंचवर्षीय के साथ साथ बाद में और भी योजनाएं बनाई गई। साधारण वस्तुओं, जूतों, आलू, मेज, कुर्सी से लेकर बड़ी बड़ी चीजों के उत्पादन का निर्णय सरकार करती थी। अब एक लाइन में लिख लीजिएगा कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक उत्पादन पर नियंत्रण किसके द्वारा की जाती थी? सरकार के द्वारा तय की जाती थी, तय करती थी। अब तुलना करें अमेरिका, पूंजीवादी, यही दोनों का भिन्नता है। पूंजीवादी में जिसका मूल रूप से माना जाता है अमेरिका, तो अब लिखा जा रहा है लेकिन अमेरिका जैसे देशों में निजी उद्यम की स्वतंत्रता है। अमेरिका या पूंजीवादी देश जो हैं वहां निजी उद्यम की पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्रता है। वहां आर्थिक क्रियाएं राज्य द्वारा निर्देशित नहीं होती। आर्थिक क्रियाएं जैसे आप देखें समाज द्वारा राज्य के द्वारा संचालित की जा रही थी, वहीं आप देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा संचालित न होकर के बल्कि निजी व्यक्तिगत रूप से वह संचालित की जाती थी। आर्थिक क्रियाएं राज्य द्वारा निर्देशित नहीं होती थी। अगला है कि जीवन स्तर पर आप विचार करें तो ये क्लियर होगा। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? छोटी सी लेकर के बड़ी चीजों पर जो उत्पादन, वितरण, विनिमय पर पूरी तरह से नियंत्रण राष्ट्र सरकार के द्वारा रखा जाता था, जबकि पूंजीवादी व्यवस्थाओं में उस पर नियंत्रण निजी क्षेत्रों का होता था, राज्य के द्वारा नहीं किया जाता था। आगे कह रहा है कि जीवन स्तर पर आते हैं। सोवियत संघ में 1929 के बाद सोवियत संघ के 1929 के बाद के काल औद्योगिकरण और कृषि के विकास का काल था। सोवियत संघ के संदर्भ में अगर कहा जाए तो 1929 के बाद का उसका जो समय था वह औद्योगिकरण और कृषि के विकास का काल था। धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता गया। राज्य की ओर से अनेक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन आदि की व्यवस्था की गई। राज्य के द्वारा यह जीवन स्तर उठते गए। तब से सोवियत रूस पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान किया गया। दुनिया का पहला ऐसा देश है कौन? सोवियत रूस, जहां नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान किया गया। बुढ़ापे या बीमारी की स्थिति में उन्हें राज्य की ओर से राहत प्रदान की जाती थी। बुढ़ापे या उनके बीमारी की स्थिति में की अवस्था में राज्य द्वारा राहत दी जाती थी। काम के अधिकार की जो गारंटी दी गई थी उससे बेरोजगारी समाप्त हो गई। तो सोवियत रूस पहला देश जहां समाजवादी राज्य के अंतर्गत लोगों को पहला काम दिया और काम देने से वहां की बेरोजगारी की जो समस्याएं थी वह समाप्त हो गई। अगला है कि अमेरिका व पश्चिम के अन्य उन्नत देशों में लोगों का जीवन स्तर सोवियत संघ की तुलना में काफी ऊंचा था। जीवन स्तर तो 1929 बाद सुधार हुआ, लेकिन फिर भी यहां ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका या पश्चिम के अन्य उन्नत देशों में लोगों का जीवन स्तर सोवियत संघ की तुलना में काफी था। यह विकास होने के बावजूद अब तब भी पूंजीवादी देशों में मूलतः अमेरिका लोगों के जीवन स्तर का जो रहना स्टैंडर्ड था वह सोवियत संघ से भी काफी अच्छा था। वहां पूंजी व माल की प्रचुरता रही। कहां? पूंजीवादी देशों में किसकी प्रचुरता रही? पूंजी व माल की प्रचुरता रही। किंतु इन देशों में आय की असमानता भी कहीं ज्यादा थी। इन देशों में आय की क्या थी? असमानता भी कहीं ज्यादा थी। औसत नागरिक और बड़े उद्योगपतियों व व्यवसायियों के रहन सहन के स्तरों में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका, कनाडा, अन्य विकसित पश्चिम राष्ट्रों में भी नागरिकों को काम का अधिकार उपलब्ध नहीं रहा। काम का अधिकार केवल कहां उपलब्ध रहा? सोवियत संघ में।
वहां काम का अधिकार की गारंटी दे करके बेरोजगारी को दूर। लेकिन अमेरिका, कनाडा, अन्य विकसित देशों में, विकसित देशों के या पश्चिमी राष्ट्रों के कहीं भी किसी के पास नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त नहीं रहा। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था, वो तो था आर्थिक व्यवस्था। अभी हमने जो पढ़ा होगा किसकी थी? आर्थिक कंडीशन। अब हम सोवियत संघ के राजनीतिक व्यवस्था को जानेंगे। देखें अब यहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। जहां तक सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है तो उसकी प्रमुख लक्षण थे। पहले हम सोवियत संघ के लक्षण को जानेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था वहां थी। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। सोवियत संघ की व्यवस्था कैसी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। दूसरा, अफसरशाही। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन पर सरकार का एकाधिकार। चाहे समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, इन पर सरकार का एकाधिकार था। निजी अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का अभाव था। सरकार की यह नीति थी कि लोगों को धर्म के स्थान पर, सरकार की क्या नीति थी? सरकार, सोवियत संघ की यह नीति थी कि लोगों को धर्म के स्थान पर भौतिकवाद व नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाए। धर्म के आधार पर किसकी बात की गई? भौतिकता और नास्तिकतावाद को बढ़ाने की बात कही गई। संविधान द्वारा देश में संघवादी व्यवस्था का कायम की गई। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य शामिल थे। परंतु संविधान द्वारा केंद्र को असाधारण शक्तियां दी गई। संविधान द्वारा शक्तियां असाधारण ज्यादा किसको दिया गया? केंद्र को। गणराज्यों के कानून और निर्णयों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता। जो 15 गणराज्य थे, इन 15 गणराज्यों के कानूनों और निर्णयों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता था। कम्युनिस्ट पार्टी का सारे देश पर एक छत्र राज था। वहां की जो पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश में एक छत्र उनका राज था। सोवियत संघ या उसके किसी भी गणराज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी। पूरे सोवियत संघ के अंतर्गत केवल कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी स्थापित नहीं हो सकी थी या स्थापित नहीं की जा सकती थी। किसी पार्टी की केवल अगर सरकार बनती थी तो किसकी बन सकती थी? कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बन सकती थी, और किसी भी पार्टी की सरकार वहां बनना क्या था? कठिन था। शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध का मतलब द्वितीय विश्व के बाद पूरा विश्व 2 ध्रुवीय देशों में बंट जाता है, जिसका एक नेतृत्व करता है अमेरिका, दूसरा सोवियत। यहां क्या करा? शीत युद्ध के बाद, युद्ध के कारण, शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ एकमात्र लक्ष्य बन गया था कि सैन्य शक्तियों में न सिर्फ अमेरिका की बराबरी की जाए बल्कि उससे आगे निकला जाए। शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ के अंतर्गत एकमात्र लक्ष्य बन गया था, और लक्ष्य क्या था? कि सैन्य शक्ति को इतना बढ़ाया जाए, न केवल अमेरिका के समकक्ष बल्कि उससे आगे निकला जाए। किसके बढ़ाने में? सैन्य शक्ति को बढ़ाने में। शीत युद्ध के दौरान यह दिखाई देता है। दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के हवाई अड्डे, काबुल हवाई अड्डे, अफगानिस्तान के कौन से? काबुल हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन, राष्ट्रपति भवन, अन्य प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर इन जगहों पर आक्रमण कर दिया। अफगान लोगों ने बड़ी बहादुरी से सोवियत आक्रमण का सामना किया। उन्होंने अपने छापामार हमलों से सोवियत सैनिकों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई। छापामार पद्धति का प्रयोग करते हुए सोवियत की सेनाओं को काफी क्षति पहुंचाई। उन्हें अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति जारी रही, और यह हथियार उनको कहां मिलते थे? अमेरिका से। अफगान संकट से सोवियत संघ की बड़ी बदनामी हुई।
अफगान का जो ये 1979 में युद्ध लड़ा, इसमें सोवियत संघ की बड़ी क्या हुई, बेइज्जती हुई। अब उसे सीधे सीधे साम्राज्यवादी और विस्तारवादी देश माना जाता था। यहीं से उसे साम्राज्यवादी और विस्तारवादी देश के रूप में जाना जाता था, विस्तारवादी। तो यहां पर आपका यह क्वेश्चन हो गया सोवियत संघ के संदर्भ में। अब यहां दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, अथवा करके आप देख रहे हैं, इस चाहे वो करिए चाहे यहां पर देखिए, वह प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए। यहां आपको क्या लिखना है, भारत और चीन के बीच विवाद का 2 प्रमुख कारण आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखा गया, भारत का चीन के साथ पहले संबंध बताइए। किसके साथ, भारत का चीन के साथ क्या बताओगे, संबंध। तो भारत और वह चीन के बीच 18वीं सदी के उत्तरार्ध, 18वीं सदी के कहां, उत्तरार्ध में, और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, मतलब 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में। पहले ऐसे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पुनः ऐसे समय में संबंध स्थापित हुआ जब दो देश पश्चिमी साम्राज्य की मार झेल रहे थे। ये दोनों देश पश्चिम साम्राज्यवाद के मतलब पूंजीवादी व्यवस्थाओं की मार झेल रहे थे। तो ऐसे संबंध में वह संबंध कौन है, 18वीं सदी का उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में। इस बीच में भारत और चीन के जो संबंध स्थापित हुए, वहां देखा गया कि जब दोनों देश, ऐसे समय कैसा था कि दोनों देश भारत और चीन पश्चिमी साम्राज्यवाद की मार झेल रहे हैं, उनका प्रभुत्व उनके व्यवस्थाओं से उब रहे थे। 1930 के दशक में चीन व जापान के बीच युद्ध हुआ। अब यहां देखिएगा, दोनों मार झेल रहे थे पश्चिम पूंजीवादी व्यवस्थाओं से, अमेरिका और सोवियत संघ और भारत। 1930 में क्या घटना, सोवियत संघ नहीं बल्कि चीन और भारत। 1930 के दशक में क्या घटना हुई कि चीन व जापान के बीच युद्ध, और युद्ध के दौरान भारत से एक 5 सदस्यीय चिकित्सालय मिशन चीन भेजा गया। इस युद्ध के दौरान भारत से कितने, 5 सदस्यीय चिकित्सा मिशन चीन भेजा गया। और यह युद्ध किससे चल रहा था, जापान का युद्ध किससे, चीन से। उस मिशन के सदस्य डॉक्टर कोटनिस द्वारा चीनी रोगियों को प्रदान की गई चिकित्सीय सहायता का इतना प्रभाव पड़ा, कोटनिस द्वारा चीनी रोगियों को प्रदान की गई चिकित्सीय सहायता का इतना प्रभाव पड़ा कि चीन के लोग आज भी उसे याद करते हैं। तो 2 घटना यहां भारत और चीन के संबंध के संदर्भ में आप कहें कि दोनों की व्यवस्थाएं पश्चिमी साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं की मार को झेल रहे थे। कौन कौन, भारत और चीन। और 1930 का एक ऐसा दशक है जब चीन और जापान में युद्ध होते हैं, और युद्ध के दौरान भारत के द्वारा उन्हें 5 सदस्यीय चिकित्सा मिशन भेजा गया, 5 सदस्यीय चिकित्सा मिशन भेजा गया। और इस मिशन के सदस्य थे डॉक्टर कोटनिस, और कोटनिस द्वारा चीनी रोगियों को प्रदान की गई चिकित्सीय सहायता का अगर देखा जाए तो आज भी चीन लोग उसे याद करते। यह इतना प्रभावशाली था। 18वीं और 19वीं सदी के अंत में आगे बढ़िए। चीनी क्रांति के बाद भारत गैर समाजवादी देशों में दूसरा ऐसा राष्ट्र बना जिसने चीनी गणराज्य को 30 दिसंबर 1949 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की। चीनी क्रांति के बाद भारत गैर समाजवादी देशों में, चीन की जब क्रांति हुई कब, 1917 के बाद भारत गैर समाजवादी मतलब जो समाजवादी देश में नहीं है, दूसरा ऐसा राष्ट्र बना। गैर समाजवादी देशों में दूसरा ऐसा राष्ट्र बना है जिसने चीनी गणराज्य को 30 दिसंबर 1949 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दिया। चीन को
देखा जाए चीन को 30 दिसंबर 1949 को भारत ने उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी। इन दोनों देशों के बीच 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। 1949 में उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया गया। 50 के अंतर्गत आप देखें उसे राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। 1954 में देखें, 1954 में इन दो, कौन कौन इन दो, भारत और चीन, पड़ोसी देशों के बीच पंचशील के 5 सिद्धांत अस्तित्व में आए। 1954 में भारत और चीन के बीच में भी दोनों देशों के बीच में से पंचशील के सिद्धांत अस्तित्व में आए। इसी वर्ष जून महीने में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई 1954 में ही चीनी प्रधानमंत्री चान एन लाई भारत की यात्रा पर आए तथा अक्टूबर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन की यात्रा की। यह समय हिंदी चीनी भाई भाई के लिए जाना जाता है। कौन सा समय? 1954 का समय। भारत और चीन भाई भाई के रूप में जाना गया। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर चले सैन्य विवाद को समाप्त कर दिया गया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने, चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले ने दोनों देशों के संबंधों में एक बार पुनः खटास पैदा कर दिया। तो क्यों खटास क्यों आया? चीन द्वारा तिब्बत को हड़पना पहला था। चीन के द्वारा किसको? भारत और चीन के बीच में जो खटास आते हैं उसके मूल कारण पर जाएंगे तो तिब्बत का हड़पना, दूसरा भारत चीन सीमा पार पर बस्तियां बनाने का फैसला, और यही सब कारण थे जो चीन और भारत के बीच में एक खटास उत्पन्न किया। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे के चलते एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। भारत और चीन के बीच का दुश्मन का महत्वपूर्ण कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा के चलते दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? दुश्मन बन गए। यह दो बिंदुओं पर अरुणाचल प्रदेश और कुछ इलाके और लद्दाख के अक्साई चीन में एक दूसरे के दुश्मन रहे। चीन द्वारा 1962 में भारत पर आक्रमण किया गया तथा इस युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। भारत चीन संबंधों में 1 दशक के अधिक समय तक इसका असर रहा। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त रहे। 1976 के उत्तरार्ध में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई तथा इन संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट कम होनी प्रारंभ हुई। के आर नारायणन को राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। फरवरी 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की जिससे राजनीतिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1981 में चीन विदेश मंत्री भारत आए। दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर ज्यादा विवाद था उनको सुलझाने के लिए आधिकारिक स्तर पर वार्ता प्रारंभ करने का फैसला किया गया। 1981-87 के बीच वार्ताओं से 8 दौर हुए। 1958 जब भारत ने पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किए, पोखरण में क्या जब नाभिकीय परीक्षण किए तो भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक बार पुनः दरार आ गई। पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखे अपने पत्र में भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परीक्षण पर सफाई देते हुए कहा कि भारत ने यह परीक्षण चीन को ध्यान में रखकर किया है, किंतु भारत चीन संबंधों में उस समय पुनः गर्माहट आ गई जब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 1999 में चीन की यात्रा की। दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो गए हैं। जब राष्ट्रपति के आर नारायण ने चीन की यात्रा की सन 2003 में
जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग, और दोनों देशों का मतलब भारत और चीन, दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग और द्विपक्षीय सिद्धांतों पर एक संयुक्त घोषणा की गई। दोनों देशों द्वारा साझे घोषणा पत्र में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का एक मसौदा भी तैयार किया। सीमा संबंधी विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने की तौर तरीकों पर सहमति बनी। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने अप्रैल 2005 में भारत की यात्रा की। जियाबाओ ने 2005 में यात्रा की तथा उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने शांति और समृद्धि पर साझा सामरिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, और यह भी तय किया गया कि किस प्रकार भविष्य में राजनीतिक आयाम स्वीकार होगी, और इसके लिए कुछ मान सिद्धांत का रूपांकन किया गया। तो यह किससे संबंधित रहा? भारत और चीन से। अब फिर वही विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किए। चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करना है। चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करने के लिए कह रहा है। देखिए कैसे लिखा जाए कि विश्व में चीन के बढ़ते प्रभाव का आकलन हमें करना है, कैसे? वर्तमान से रिलेटिव करके। अब आइए, चीन का उत्तर माओ काल में आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। चीन का उत्तर माओ काल में आर्थिक शक्ति के रूप में, माओ काल में किस रूप में उभरा? एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन उभरा। चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। चीन की आर्थिक शक्ति के रूप में जो उदय हुआ उसे एक वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। 1978 के बाद चीन के आर्थिक सफलता को देखकर उसे एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। 1978 के बाद चीन की आर्थिक जो विकास इस ढंग से हुए कि उसे एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। किसको देखा जाने लगा? चीन को। आज चीन की उपस्थिति विश्व भर में अनुभव की जा रही है। राजनीति प्रेक्षक और विश्लेषक करता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उस परिस्थिति पर चर्चा और विचार विमर्श करते रहते हैं जो राष्ट्रमंडलों के बीच चीन की है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे आगे है। इसकी जनसंख्या 1.5 बिलियन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में यह कौन सा स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस केवल क्षेत्रफल में चीन से विशाल देश हैं। कौन कौन से? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस केवल क्षेत्रफल में चीन से विशाल देश हैं। विश्व में चीन की थल सेना सबसे चीन की थल सेना सबसे बड़ी है। आज इसका प्रति व्यक्ति जीएनपी विश्व में दूसरे स्थान पर है। चीन ने पिछले वर्षों में लगभग 8% वृद्धि दर बनाए रखी है। आज के विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकी देने की क्षमता की अगर देखा जाए तो आज विश्व की एकमात्र महाशक्ति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकी देने की क्षमता की महाशक्ति होने की चीन की संभावना का सही ढंग से आकलन करने के लिए चीन के बारे में उसकी अर्थव्यवस्था, अन्य कारकों का अध्ययन करना जरूरी है। चीन ने 20वीं शताब्दी में दूरगामी परिवर्तन देखे और सामूहिक क्रांति का अनुभव किया। चीन में पहले 1911 के अंत में राजतंत्र, उसके साथ साथ सम्राट प्रणाली का अंत हुआ। यहां बताया जा रहा है चीन ने 20वीं शताब्दी के दूरगामी परिवर्तन देखे। दूरगामी क्या परिवर्तन देखे? सामूहिक क्रांति का अनुभव किया। किस प्रकार की सामूहिक क्रांति का अनुभव किया?
अनुभव किया। चीन में पहले 1911 के अंत में राजतंत्र, उसके साथ सम्राट प्रणालीकांत हुआ, राजतंत्र के बाद सम्राट प्रणालीकांत हुआ, उसके बाद सांस्कृतिक नवीनीकरण आंदोलन आरंभ हुए, जिसके फलस्वरूप साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई। सांस्कृतिक नवीनीकरण आंदोलन के फलस्वरूप यहां साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई। इसका नेतृत्व माओ जेडोंग ने किया। साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में इसका नेतृत्व कौन किया? माओ जेडोंग ने किया। यह कृषक क्रांति थी। सांस्कृतिक नवीनीकरण आंदोलन एक ऐसी क्रांति थी, यह एक कृषक क्रांति थी। इसी क्रांति के द्वारा 1949 में चीन में स्वतंत्रता लाई गई। अंत में साम्यवादियों ने अपने हमवतनों अर्थात राष्ट्रवादियों, जो भी चीन के राष्ट्रवादी थे, उन सभी राष्ट्रवादियों को पराजित किया। राष्ट्रवादी ताइवान द्वीप में भाग गए। ये कहां भाग गए? जो भी राष्ट्रवादी थे चीन के अंतर्गत, वे चीन को छोड़कर कहां चले गए? ताइवान द्वीप में भाग गए और वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र स्थापित किया। साम्यवादी जिसका मुख्य भूमि पर अपना नियंत्रण था, उन्हें लोक गणतंत्र चीन कहा गया। साम्यवादी जिसका मुख्य भूमि पर किसका नियंत्रण था? इनका नियंत्रण, उन्हें अब क्या कहा गया? लोक गणतंत्र चीन कहा गया। स्वतंत्रता के बाद चीन को कालक्रमानुसार 2 कालों में विभाजित किया गया। स्वतंत्रता के बाद चीन को अगर उसके समय को जानना है तो उसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला काल स्वतंत्रता के बाद, पहला काल वह जब 1949 से 1977 तक माना जाता है। कब? 1949 से कब तक? 1977 तक। इस काल को माओ काल कहा जाता है। और 1977 के बाद आप देखेंगे लगभग 1978 से आगे इस पीरियड को सुधार काल कहा जाता है। 1978 के बाद के काल को सुधार काल या लोक गणतंत्र चीन की द्वितीय युद्धोत्तर काल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कहने वाला यहां लिखा गया है, चीन के जानना है तो उसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक स्वतंत्रता के बाद 1949 से 1977 तक और दूसरा 1978 से लेकर के द्वितीय युद्धोत्तर काल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1971, यहां देखिए 1971 तक लोक गणतंत्र चीन सरकार को 1971 तक लोक गणतंत्र चीन सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यहां बता रहा कि 1971 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसे अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। 1971 इसके स्थान पर चीन गणतंत्र सरकार को यह सदस्यता प्राप्त थी। 1971 तक लोक गणतंत्र चीन सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इसके स्थान पर चीन गणतंत्र सरकार को यह सदस्यता प्राप्त थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन को 1978 में राजनयिक मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चीन को मान्यता कब दी गई? 1978 में। उसी वर्ष चीन ने सर्वाधिक नाटकीय और पूर्णतः प्रत्याशित तरीके से अपनी प्रणाली में सुधार आरंभ कर दिया। जब इसे मान्यता दी गई तो इसकी अपनी सिस्टम में भी इसने सुधार किया। 3 दशक से भी कम समय में चीन कई पहलुओं पर बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद यह शक्तिशाली देश के रूप में आगे आया है। यही कारण है कि चीन की शक्ति की सीमा समझने के लिए हमें उन कारकों का विश्लेषण करना होगा जिन्होंने चीन को एक बड़ी शक्ति की हैसियत दी है। अगर चीन को समझना है, चीन अभी स्वतंत्र कब हो रहा है? 1949 में। 1949 से 1977 के इन कार्यक्रम में चीन ने जो एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, अगर उसके शक्तिशाली हैसियत को समझना है तो उन कारकों का विश्लेषण करना होगा जिसके बदौलत चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। तो आइए, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान का जो मुख्य कारण था, उसका उत्थान कैसे हुआ उसको हम लोग देखते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान उदय 1970 के दशक में चीनी शासन के द्वारा, यही बात समझना है, उत्थान के चीनी शासन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।
1970 के बाद चीनी शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए जिसने चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1970 के बाद चीनी शासन ने जो एक नीतिगत निर्णय लिया वह चीन की अर्थव्यवस्था का अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कारक बना चीन को मजबूत करने में। चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए क्या किया, परिवर्तन करते हुए 1972 में अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध कायम किए। अब यहां देखिए अपनी नीतिगत निर्णय में बदलाव क्या किया। 1970 में उसका जिसके लिए एक शक्ति के रूप में उतला, तो यहां आप देख रहे हैं कि कराए भाई कि चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। नीति में क्या परिवर्तन था कि 1972 में अमेरिका के साथ चीन ने राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए, नीतिगत परिवर्तन है। 1973 में क्या किया, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने उद्योगों, सेना, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव रखे और उन्हें लागू किया। 1973 चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने उद्योग पहला, सेना दूसरा, कृषि चौथा और विज्ञान प्रौद्योगिकी 4 ऐसे प्रस्ताव रखे और उन्हें लागू किए। इसके साथ ही चीन में आर्थिक सुधारों के साथ साथ खुले द्वार की नीति की घोषणा, यहां देखिएगा, इसी के साथ ही चीन के आर्थिक सुधारों के साथ साथ खुले द्वार की नीति की घोषणा तत्कालीन नेता देंग सियाओपोंग द्वारा 1978 में की गई। कौन सी नीति थी, खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने किया, देंग सियाओपोंग द्वारा, कब, 1978 में किया गया। चीन में खेती के निजीकरण को भी 1982 में स्वीकार कर लिया गया। चीन में खेती के निजीकरण के मैटर को 1982 में चीन के द्वारा स्वीकार किया गया तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1998 में उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले खेती को निजीकरण की दिशा में लिया, फिर उद्योगों को भी निजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया चीन के द्वारा। इन नई आर्थिक, ये सब नीतियां थी उसकी बदलाव की, इन नई आर्थिक नीतियों ने चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका देती। यह सारी जो नीतियां हमने अभी चर्चा की, यह सारी नीतियां चीनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है जो विदेशी निवेशकों के मार्ग में बाधक थे। आज वह भी प्रतिबंध हटा दिया गया जो विदेशी निवेशकों के द्वारा मार्ग में बाधक उत्पन्न किए गए थे। आज कृषि व उद्योग दोनों क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है तथा ग्रामीण उद्योगों की तादाद में भी वृद्धि हुई है। व्यापार के संशोधित कानून व विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से चीनी विदेश व्यापार में अपार वृद्धि दिखाई दी गई है। व्यापार के संशोधित जो कानून बने उसकी बदौलत आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण में चीनी विदेश व्यापार में, चीनियों के विदेशी व्यापार में अपार वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2001 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद बताया जा रहा है कि 2001 के संदर्भ में चीन का जो सकल जीडीपी था, सकल घरेलू 1.1 ट्रिलियन डॉलर वर्तमान 1.1 ट्रिलियन डॉलर था और पिछले 25 वर्षों में पंजीकृत औसत वृद्धि दर देखिएगा कितना प्रतिशत है, 9% है। औसत वृद्धि, पंजीकृत औसत वृद्धि दर कितनी थी, 9% रही। भारत का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद लगभग 450 बिलियन डॉलर अर्थात चीन के आधे से भी कम है। भारत का अगर यहां देखा जाए इसका सकल घरेलू उत्पाद चीन का 1.1 ट्रिलियन डॉलर, वही वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो 450 बिलियन डॉलर अर्थात अगर तुलना करें तो चीन के आधे से भी कम है। चीन का विदेशी मुद्रा बाजार 2001 में 216 बिलियन डॉलर से भी अधिक था। विदेशी मुद्रा बाजार जो चीन का है वो कितना, 216
बिलियन डॉलर से भी अधिक था। विश्व व्यापार संगठन में WTO की अपनी सदस्यता को चीन सरकार अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण करने में दूरगामी आमूलचूल सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए ट्रिगर के रूप में काम कर रही है। यह आशा की जाती है कि 2020 तक चीनी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2020 तक 10 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की हो जाएगी। पिछले वर्षों पर नजर डाली जाए तो 30 वर्षों के काल में चीन ने सकल घरेलू उत्पाद की 35% से भी अधिक निवेश दर को बनाए रखा है। यह तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का सकल घरेलू उत्पाद 1996 से लेकर 2001 तक सकल घरेलू 40% से भी अधिक रहा है। 1996 से लेकर 2001 के आंकड़े देखा जाए तो चीन का सकल घरेलू उत्पाद जो है 40% से भी अधिक रहा। 1980 के दशक में एक बच्चा परिवार की जनसंख्या की नीति ने निर्भरता अनुपात को कम किया है तथा बचत दर में बढ़ोतरी की है। उच्च बजट को आधारभूत संरचना और शिक्षा पर खर्च किया गया है ताकि अधिक विशाल स्तर पर उत्पादन के लिए अधिक उचित वातावरण बनाया जा सके। उच्च बजट का आधारभूत संरचना में क्या मतलब? शिक्षा पर खर्च किया जाए ताकि अधिक विशाल स्तर पर उत्पादन के लिए अधिक वातावरण बनाया जाए। चीन द्वारा आधारभूत संरचना में जो विशाल निवेश किया गया उसने विशाल उत्पादन क्षमता के साथ साथ भाई जो किया गया उसमें जो विशाल उत्पादन हुआ उस विशाल उत्पादन के साथ साथ राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, राष्ट्रीय टेलीकॉम प्रणाली, राष्ट्रीय विमानन प्रणाली बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने 19,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेस मार्ग बनाए, प्रतिवर्ष 3,000 किलोमीटर नए एक्सप्रेस मार्ग को जोड़ने की योजनाओं को का रूप दिया है। भारत अभी भी एक्सप्रेस मार्गों में 1,000 किलोमीटर के लक्ष्य से भी पीछे चल रहा है। 1,000 से, जबकि उसका 1,000 किलोमीटर के लक्ष्य से भी पीछे चल रहा है। जहां तक शहरीकरण का प्रश्न है, चीन इस क्षेत्र में भी तीव्र गति से आगे बढ़ा है। 1980 में शहरी उत्पादकता ग्रामीण उत्पादकता की तुलना में 4 गुना अधिक थी। आज चीन 10 विशाल नगरों का निर्माण भी कर रहा है तथा प्रत्येक नगर में 1 करोड़ लोगों को बसाने की योजना है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद चीन एक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर अवतरित हुआ है। अपनी सबल होती अर्थव्यवस्था के बल पर इसने विश्व में अपना मजबूत स्थान बनाया है। चीन ने अनेक छोटे देशों में आर्थिक निवेश करके अपनी आर्थिक साम्राज्य में वृद्धि की है। आर्थिक सबलता के चलते उसने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और विश्व के अनेक देशों को अपने प्रभाव में लिया है। यह चीन की एक विकास पर तो चीन का हमने अब देखा कि 1949 के बाद स्वतंत्रता के बाद अपने देश के आर्थिक स्तर को मॉडल को किस रूप में बढ़ा और कैसे कैसे बढ़ा। अब यहां हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन या मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। या देखिए प्रश्न का यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या है? और यह आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान को पहले जानिए क्या है। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या है? संगठन है। और यह संगठन जो बनाया गया इसका उद्देश्य क्या है? इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह कहां तक सफल रहा? तो आइए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आसियान। अब आसियान की स्थापना क्यों की गई, कब की गई, सारी बातों पर हम यहां चर्चा करते हैं। लिखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान। आसियान जो है दूसरे विश्व युद्ध से पहले
ध्यान दीजिएगा, दूसरे विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली देशों, जो दूसरा विश्व युद्ध था हुआ कब, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब, 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध से पहले शक्तिशाली देशों, विशेष रूप से नाम ले रहा शक्तिशाली देश तो है, लेकिन उसमें विशेष रूप से कौन, यूरोपियन देशों ने दक्षिण एशिया के देशों का शोषण किया। क्या कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली देश, और शक्तिशाली देशों में कहा जा रहा है कि यूरोपीय देश जो हैं वह दक्षिण एशिया के देशों का क्या किए, शोषण किए, जिसके कारण इन्हें का मतलब दक्षिण पूर्व एशिया, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में राष्ट्र निर्माण, जिसके कारण इन्हें मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका मूल कारण था यह आया क्यों कि शक्तिशाली देशों के द्वारा इनका शोषण किया गया। इन्हें शीत युद्ध के दौरान में भी एक भारी दबाव को झेलना पड़ा। शीत युद्ध के दौरान भी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में दक्षिण पूर्व एशिया ऐसी अस्थिर स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं था, जो इस ढंग से उसका शोषण किया जा रहा था शक्तिशाली देशों के द्वारा, पूंजीवादी देशों के द्वारा। ऐसे में इस शोषण की अवस्था में वह अपने आप को संभालने में लड़खड़ा गया, नहीं संभाल सकता, संभालने की स्थिति में रह ही नहीं गया था। गुट निरपेक्ष सम्मेलन नहीं था। गुट निरपेक्ष सम्मेलन व बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से भी एशिया व तीसरी दुनिया के देश सहयोग कायम करने में कामयाब नहीं हुए। जो तीसरी दुनिया के देश थे, जो शोषण के बार बार शिकार हो रहे थे, लिखा जा रहा है कि भाई गुट निरपेक्ष बने, बांडुंग सम्मेलन हुए। यह दोनों सम्मेलन जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी एशिया व तीसरी दुनिया के देशों का पूरी तरह से सहयोग करने में हम कह दें तो असफल रहे, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। वियतनाम का संकट, वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका, कंबोडिया में राजनीतिक संकट, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार में पारस्परिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर के कौन कौन, इंडिया देखिए राजनीतिक संकट इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार में इनके पारस्परिक प्रयत्नों से, किसके, इंडोनेशिया, लाओस और म्यांमार के पारस्परिक प्रयत्नों से इन लोगों का अपना पारस्परिक प्रयत्न किए, प्रयास किए। इनका मूल प्रयास था कि विकास करने की आवश्यकताएं, विकास को किया जाए, कैसे किया जाए, इस चाहत रखते हुए इंडोनेशिया, लाओस और म्यांमार में ने मिलकर दक्षिण पूर्व एशियाई, ये देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई के राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किए। यह शोषणकारी नीतियों से, जो शोषण होती थी, इससे चंगुल से निकलने के लिए, अपने विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया, लाओस और म्यांमार देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपनी मिलकर के क्षेत्रीय आर्थिक संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हुए या प्रोत्साहित किया गया। 8 अगस्त 1967 को, यहां देखिए 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देश, 8 अगस्त 1967 पे कौन सा घोषणा था, बैंकॉक घोषणा पर 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और 5 देशों आपके हैं, पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर और 5वां थाईलैंड। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। कब? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई। बैंकॉक उद्घोषणा में यह कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को क्या मिलेगा, शांति, स्वतंत्रता
और तटस्थता यानी निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह 5 सदस्यों के द्वारा यह घोषणा की गई कि दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहां हम शांत, स्वतंत्रता और तटस्थता, निष्पक्षता को बनाने का हम प्रयास करेंगे। बाद में इसमें कई अन्य देश आसियान के सदस्य बन गए। बाद में और भी देश जुड़े, 5 लेकिन मूल देश थे। इस समय उपर्युक्त राष्ट्रों के अलावा 5 अन्य राष्ट्र इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये जो 5 हैं कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 5 के अलावा आज आसियान के अंतर्गत 5 और भी सदस्य इसकी सदस्यता को ग्रहण कर चुके हैं। ये देश हैं ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या आसियान की कितनी हो गई है? 10 हो गई। कई अन्य देशों के प्रतिनिधि इसकी बैठकों में संवाद साथियों के रूप में भाग लेते हैं। किस रूप में? संवाद साथी के रूप में भाग लेते हैं। इनमें से प्रमुख देशों में शामिल है भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यह इसकी स्थापना क्यों हुई, स्थापना करते समय इसका उद्देश्य क्या था? अब हम आसियान का अपना उद्देश्य, स्थापना करने का कारण क्या बना था हुआ, अब आसियान का उद्देश्य क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। आसियान के घोषणा पत्र में इसके निम्नलिखित उद्देश्य गिनाए गए। जैसे पहला है साझे प्रयास के जरिए इस क्षेत्र की आर्थिक विकास। हम सभी सदस्य देश 200 के 10 मिलकर के इसका आर्थिक विकास करें और सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। इसका पहला उद्देश्य क्या हुआ? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इस क्षेत्र में शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। एक दूसरे देशों की मदद। चौथा, कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन, संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी बनाना। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, अर्थात इस क्षेत्र के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाना। समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना, यह इसका मूल उद्देश्य था। आसियान का संगठनात्मक ढांचा। आसियान का जो संगठनात्मक ढांचा कैसा? आसियान के प्रबंधकीय ढांचे, चाहे कहिए प्रबंधकीय, चाहे कहिए संगठनात्मक ढांचे, प्रबंधकीय ढांचे पर आसियान के प्रबंधकीय ढांचे में परामर्श न्यायालय, ढांचा इसका क्या है? परामर्श न्यायालय, अस्थायी समिति, परामर्श न्यायालय, अस्थायी समिति, सचिवालय तथा कई अस्थायी और अंतरिम समितियां शामिल हैं। परामर्श मंत्रालय में सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। परामर्श मंत्रालय में कौन होंगे? सदस्य जो भी इस देश के संगठन के सदस्य हैं, उस संगठन के सदस्यों के विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। यह मंत्रालय समय समय पर परस्पर हितों के मामले से संबंधित विषयों पर परामर्श करती है। समय समय परस्पर जो हित हैं उन हितों से संबंधित विषयों पर परामर्श करती है। परामर्श समिति, अस्थायी समिति या अस्थायी कमेटी की बैठक। अस्थायी कमेटी की बैठक आवश्यकता अनुसार बुलाई जाती है। आसियान संगठन में 1976 में एक सचिवालय भी शामिल किया गया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है तथा यही आसियान के प्रशासनिक मामलों की देखभाल करता है। मुख्यालय जकार्ता है और प्रशासनिक मामलों का देखभाल भी यहीं से होता है। 10 देश इसके सदस्य हैं। आसियान के इस समय 10 देश इसके सदस्य के रूप में है। इस संगठन का सारभूत सिद्धांत यह है कि सदस्य राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। कोई भी सदस्य देश जो है उसके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। इसका यह पर्याय नहीं कि सदस्य राष्ट्रों की एक दूसरे के मामलों में कोई
दिलचस्पी नहीं है, परंतु इनका यह प्रयास रहता है कि दूसरे देशों की खुली आलोचना से बचा जाए। आसियान अपनी एक खास कार्य पद्धति के लिए जाना जाता है, जिसे आसियान शैली, अपनी खास कार्य पद्धति की वजह से इसे क्या कहा जाए, आसियान शैली कहा गया है। अर्थात अनौपचारिक विचार विमर्श करके सहमत या सर्वसम्मत से किसी निर्णय तक पहुंचा जाए। ऐसा नहीं कि बहुमत से लिए गए फैसले दूसरों पर थोपे जाएं। यहाँ कहा रहा कि आसियान एक ऐसी शैली बनाया है जिसे आसियान ने एक ऐसी कार्य पद्धति को अपनाया जिसे आसियान शैली कहा गया है। और यह शैली है कौन कि आपसी विचार विमर्श करके सहसम्मत या सर्वसम्मत से किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। सर्वसम्मत से, उसमें यह नहीं कहा कि बहुमत के द्वारा बात करके दबाव बना करके उस पर थोपा जाए, बल्कि क्या कहा गया, सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाए। यदि कोई मामला बहुत विवादास्पद है तो सदस्य उसे छोड़कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें सहयोग की संभावना छिपी है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर अगर काफी विवाद होने के समय उस महावेटर को छोड़ करके वह अन्य जिस पर ज्यादा से ज्यादा विकास होने के उस पर बातचीत करते हैं। भारत तथा आसियान देश। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति पर चलते हुए आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। पूर्व की ओर देखो की नीति का अनुसरण करते हुए आसियान के साथ भारत के अच्छे रिलेशन हैं। भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। यदि यह समझौता पूरी तरह से लागू हो जाए तो आसियान देश व भारत के बीच 80% व्यापार निःशुल्क हो सकेगा। अगर यह समझौता लागू हो जाए तो 80% आसियान के साथ हमारा व्यापार क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। इस पर आयात तथा निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त भारत ने कई देशों, विशेषकर लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम को इनके सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए सहयोग देना जारी रखा। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के लिए म्यांमार की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक घोषणा के अनुसार पूर्व की तरफ देखो नीति को अब पूर्व के लिए कुछ करो नीति मानना होगा। पूर्व की तरफ देखो नीति को अब पूर्व के लिए कुछ करो नीति मानना होगा। क्या करा, पूर्व के लिए कुछ करो नीति को मानना होगा। पहले था पूर्व की ओर देखो, अब पूर्व के लिए कुछ करो नीति को मानना होगा। दूसरे शब्दों में वार्ता या बातचीत से आगे बढ़कर अब कार्य कानून की जरूरत है, जिससे आर्थिक और सामरिक संबंधों और ज्यादा मजबूत बन सके। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्य की पहचान कीजिए। क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्य की पहचान कीजिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यूरोपीय संघ तथा आसियान किस हद तक सफल सिद्ध हुए। क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य। क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में क्षेत्रीयता को सामूहिक सुरक्षा का एक साधन माना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें क्षेत्रीयता को सामूहिक आत्मरक्षा का एक साधन माना गया है। चार्टर द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपसी विवाद के निपटारे के लिए क्षेत्रीय संगठनों का प्रयोग किया जा सकता है। राजनीतिक संबंध और विचारधारा की एकता के कारण किसी खास क्षेत्र के राज्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। नाटो के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि इस संगठन का उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों की शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। नाटो जो बना था उसका मुख्य कारण क्या था? उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों में की शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करना। इस संगठन से पश्चिमी यूरोप के कई राष्ट्र जुड़े थे, जैसे कि बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। दूसरा, यूरोप संघ का निर्माण यूरोपीय अर्थव्यवस्था के यूरोप संघ का जो निर्माण हुआ है तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और एकीकरण के लिए हुआ है। यूरोपीय संघ का निर्माण
अर्थव्यवस्था उसके एकीकरण के लिए यह महसूस किया गया कि यूरोप के बाजारों को यदि एकीकरण यहाँ एक निर्णय लिया गया यूरोपीय संघ द्वारा कि अगर यूरोप के राष्ट्र आपस उनका एकीकरण हो जाए तो यूरोप एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर सकता है। यूरोप के देश दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल चुके हैं। पश्चिम यूरोप के देशों को अमेरिका की योजना के तहत मदद देने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ओफेक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। 1927 में इसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का रूप ग्रहण कर लिया। 1993 में आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का स्वरूप ग्रहण कर लिया। यूरोपीय संघ का गठन आर्थिक सहयोग, यूरोपीय संघ जो गठित हुए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग के लिए हुआ था, पर उसने एक राजनीतिक संगठन का भी रूप ले लिया। इसके सदस्य राष्ट्रों ने यह मान लिया कि वे इन सभी क्षेत्र एक दूसरे से सहयोग करेंगे। आप्रवासन यानी एक देश से आकर दूसरे देशों में बस जाना, विदेश नीति और सुरक्षा के मामले तथा धीरे धीरे एक साझी मुद्रा को अपनाना। आसियान उद्घोषणा पर शुरू में 5 राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में कई और देश इसमें शामिल हो गए, अर्थात इसके सदस्य बन गए। इस संगठन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना था। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल हैं। यूरोपीय संघ का विश्व पटल पर प्रभाव अब वह एक बहुआयामी संगठन बन गया जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर आर्थिक प्रभाव। आरंभ में जिस संगठन के 6 सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज कितनी हो गई है? 27। यूरोपीय संघ में आज बच्चों 6 सदस्यों से इसकी शुरुआत हुई थी, आज वह सदस्य संख्या बढ़कर हो गई कितनी? 27 तक। यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए निम्न जानकारी दी जा सकती। पहला, साझी कृषि नीति। विभिन्न यूरोपीय देश अपनी घरेलू आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। यूरोपीय कृषि आयोग किसानों से उनकी अतिरिक्त फसलें उचित दर पर खरीद लेता है। आयोग इन पदार्थों को अफ्रीका, एशिया के देशों को निर्यात करता है। खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान में दे दिया जाता है। मतलब एफएओ के द्वारा कहां दे दिया जाता है? दान के फलस्वरूप दे दिया जाता है। विश्व के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने की शक्ति। विश्व के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने की शक्ति। अपनी संगठित शक्ति के बल पर यूरोपीय संघ सभी आर्थिक संगठनों में एक प्रभावी भूमिका अदा करता है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष G7 के शीर्ष सम्मेलन में भाग लेता है और इन महाशक्तियों के द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावित करता है। जिनसे G7 7 औद्योगिक देश। G7 क्या है? G7 के प्रमुख औद्योगिक देश हैं जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठन रहा है जिसकी स्थापना G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1998 में रूस द्वारा इसकी सदस्यता लेने के साथ ही इसका नाम G7 से क्या हो गया? G8 हो गया, ग्रुप 8 के नाम से जाना गया। मार्च 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के विरोध में इस समूह अर्थात G8 से निलंबित कर दिया गया। अब यह G7 रह गया है, अर्थात रूस के आने के बाद इसका नाम बदल करके G8 हो गया था, लेकिन पुनः क्रीमिया पर आक्रमण कर देने के कारण से इसका नाम बदल करके पुनः G7 कर दिया गया। एक साझा बाजार। सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी और टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह जारी है। इसलिए यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है।
सकल घरेलू उत्पाद 2005 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ को सकल 2005 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 12,000 अरब डॉलर था, जो उन दिनों अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा था। परंतु 2008 के बाद यूरोपीय संघ को कुछ आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ में देखा जाए तो बेरोजगारियां बढ़ गई हैं। एकीकृत मुद्रा यूरो 1 जनवरी 2002 से एकीकृत यूरोपीय मुद्रा यूरो प्रचलन में आ गई। 1 जनवरी 2002 से एकीकृत यूरोपीय मुद्रा कौन सी आई? यूरो प्रचलन में आई। यूरो में यूरोपीय संघ के 12 सदस्य राष्ट्रों ने साझी मुद्रा को अपनाया। इन देशों के करोड़ों लोगों ने अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा को छोड़कर यूरो के माध्यम से व्यापार विनिमय शुरू कर दिया। वर्तमान में 27 सदस्य में से 20 देशों ने यूरो को अपना लिया है। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर राजनयिक प्रभाव। यूरोपीय समुदाय ने 1970 के दशक से ही विश्व राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। 1979 में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो इसके द्वारा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति और फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकार के हनन का मामला उठाया गया। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसलिए यूरोपीय संघ विश्व राजनीति को प्रभावित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यूरोपीय संघ में शामिल बड़े देश में कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी अपनी स्वतंत्र आवाज उठाने से नहीं चूकते। इसलिए कई बार राजनीतिक प्रश्नों पर इनकी सहमति नहीं बन पाई। उदाहरण के लिए 2003 में इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन और स्पेन तो अमेरिका के साथ थे, परंतु फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका की नीति का विरोध किया। मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक प्रदेश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, परंतु यूरोपीय संघ के पश्चिमी देशों ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। रूस के खिलाफ इन देशों ने कई प्रतिबंधों की घोषणा की। इनमें से एक प्रतिबंध यह भी है कि रूसी बैंकों को पश्चिमी देशों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। आसियान की भूमिका एवं उपलब्धियां। आसियान ने स्वयं को यूरोपीय संघ की भांति अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथों में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण प्रस्तुत करके आसियान ने अत्यधिक यश अर्जित किया। विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से आर्थिक प्रगति करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक सामाजिक परिधि से अधिक व्यापक बना दिया है। आसियान की उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। इनके आसियान के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई है वह निम्नवत हैं। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर पर भारत और या चीन जैसे तेज से विकसित होने वाले देशों के साथ व्यापारिक संबंधों ने इसके महत्व को और अधिक भी महत्वपूर्ण बना दिया। प्रारंभ में भारत व आसियान संबंधों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब भारत ने अपनी नीति में सुधार करने की कोशिश की। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश मूलतः कौन कौन? सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। अभी तत्काल किया गया है तथा भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, इसने क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग जैसे चियांग माई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। 2000 में द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य 1997-98 के आर्थिक संकट की पुनरावृत्ति को रोकना है। यह योजना इसीलिए लाई गई कि आर्थिक संकट पुनः न हो। आसियान ने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आसियान का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से एक सजग समाज का निर्माण करना है, साथ ही क्षेत्रीय पहचान के आधार पर आपसी सहयोग को बढ़ाना।
इस समुदाय की कार्य योजना में निम्नलिखित विधियों को प्रधानता दी गई है। पहला, आर्थिक एकीकरण के सामाजिक प्रभाव को मूल्यांकन करने के लिए एक समुदाय का निर्माण करना, पर्यावरणीय पोषणीयता और उसके ठोस पर्यावरण शासन को मजबूत बनाना। तीसरा बिंदु जो है, सभ्यताओं, संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों के बीच वार्तालाप को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में आसियान के अंतर को ऊपर उठाना है, इनको आगे ले जाना है। पूर्वी एशिया के देशों के बीच आसियान एक सेतु का काम कर रहा है। पूर्वी देशों के साथ आसियान एक पुल के रूप में कहा जाए काम कर रहा है, एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। आसियान 13 एक ऐसा बिंदु है जिसमें आसियान के सदस्य देशों के अतिरिक्त चीन, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल है। आसियान के वार्ता समूह में शामिल देशों की संख्या से पता चलता है कि शेष विश्व में उसकी क्या पहचान है। आसियान ने अभी हाल में पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का गठन किया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान शामिल हैं। राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित एक एशियाई समुदाय के गठन के मार्ग को प्रशस्त करने में आसियान प्रयासरत है। अतः यह कहा जा सकता है कि आसियान क्षेत्रीय एकीकरण के केंद्र बिंदु में है। पांचवा कारण है कि आसियान आर्थिक समृद्धि, सामाजिक उन्नयन, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। जहां तक राजनीतिक सुरक्षा सहयोग का प्रश्न है, आसियान सुरक्षा समुदाय की कार्य योजना में 75 कितने बिंदु शामिल कर रहा है? यहाँ 75 बिंदुओं को शामिल किया है और इसमें उन उपायों को भी शामिल किया गया है जो आसियान के भीतर सदस्य देशों के बीच मित्रता और विश्वास का माहौल, अगर देखा जाए तो सदस्यता और मित्रता का माहौल पैदा करेंगे। साथ ही गैर आसियान देशों के बीच सद्भाव का माहौल बनाएंगे, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार तनाव शैथिल का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैत्री और सहयोग संधि, दक्षिण चीन सागर में पक्षकार देशों के आचार पर घोषणा, दक्षिण पूर्व एशियाई नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्र आयोग आदि ने सदस्य देशों का आह्वान किया कि वे सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने के लिए सहकारी ढांचे का निर्माण करें। आसियान ने आर्थिक सहयोग के उद्देश्य को भी सही रूप में पूरा किया। वर्ष 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन किया गया है। नामपेह में आयोजित कौन सा शिखर सम्मेलन है? ये 8वां शिखर। कौन सा शिखर सम्मेलन? 8वें शिखर सम्मेलन 2002 में एक प्रस्ताव पारित करके 2015 तक आसियान आर्थिक समुदाय, जिसे हम आप कहते हैं AEC, के गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही AEC योजना का मसौदा स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में एक ऐसे क्षेत्र के गठन पर बल दिया गया जहां प्रतिस्पर्धा का परिवेश हो तथा साथ ही आपसी सहयोग और समान विकास की स्थिति हो, जिससे कि विकास की असमानता को कम किया जा सके। इस क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जा सके। आसियान ने चीन और दक्षिण कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार गठित करने संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किए। आसियान भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर विचार कर रहा है। इनका जो अगला समझौता है इस पर माहौल बना रहे, इस पर इनका विचार हो रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ क्या करें, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।